नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। यहाँ हम समय समय पर आपके साथ एग्रीकल्चर अपडेट, एग्रीकल्चर न्यूज़ और रीसेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आप एक किसान हैं या फिर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या एक एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हैं, तो आप अपने आप को अपडेट रख सकें और आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले समय के लिए तैयार कर सकें। हमारी प्रीवियस वीडियोज़ आपको कैसी लगी, और ये वीडियोज़ अगर आपको वाकई में पसंद आती हैं तो आप इनको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए। और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि हमारी वीडियोस कैसी होती हैं और आप इनको कितना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट स्कीम या मिशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो भारतीय सरकार के द्वारा लिया गया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों के प्रोडक्शन में या दालों के उत्पादन में। इसके साथ साथ एक नीति आयोग की रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे 2025 की, जिसके तहत कि भारतीय सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, कैसे एग्रीकल्चर में आपके दालों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है या उसका क्षेत्रफल जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं कि आज भारत की क्या स्थिति है दालों के उत्पादन को लेकर, उसके कंजप्शन को लेकर या उसके आयात को लेकर। तो देखिए, भारत के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कह सकते हो कि उत्पादन होता है, या इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर है ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन में। भारत टोटल वर्ल्ड का या ग्लोबल लेवल का 25% यानी कि 1/4 प्रोडक्शन जो है वो केवल भारत करता है। इसके बावजूद भी भारत को दूसरे देशों से दालों को आयात करना पड़ता है, और कंजप्शन जो है वो भी हमारे भारत का सबसे ज्यादा है। और इसी वजह से हमें वर्ल्ड में 14%, लगभग ये कह सकते हो, जो टोटल आपका ग्लोबल ट्रेड है उसके अंदर जो 14% केवल वर्ल्ड के अंदर जो आयात होता है वो भारत में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो ट्रेडिंग होती है, अगर 100 किलोग्राम आपका पल्सेस पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेड किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है, तो उसमें से 14 किलोग्राम केवल भारत उसका आयात करता है, ठीक है। और 27% जो ग्लोबल कंजप्शन है वो केवल किसका है? भारत का है। तो ये हमारे लिए काफी एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ जाता है कि यार, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के बावजूद भी हम अपनी खुद की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर मेजर पल्सेस क्रॉप की अगर हम बात करें जो ग्रो करवाई जाती है, तो उसमें से ग्राम 41% शेयर कंट्रीब्यूट करता है, तुर 16%, उर्द और मूंग जो है वो अगेन यहाँ पर ये सारी फसलें चार लगभग कह सकते हो कि भारत के अंदर मेजरली ग्रो करवाई जाती हैं। टॉप ग्रोइंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वो आपके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। ये भारत के अंदर टॉप आपके पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन जो कि दालों के उत्पादन के लिए जरूरत होती है, तो उसमें टेम्परेचर 20 से मतलब 30 डिग्री के बीच में आप कह सकते हो। रेनफॉल की रिक्वायरमेंट आप ये कह सकते हो, क्योंकि पल्सेस की रिक्वायरमेंट जो होती है वाटर की वो काफ़ी कम होती है, तो आप 250 mm से लेके 500 या 650 mm तक इसकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, या ये कह सकते हो रेनफॉल की जो रिक्वायरमेंट है, वो इन पल्सेस को ग्रो करवाने के लिए जरूरत होती है। और सॉइल टाइप, तो सैंडी लोमी सॉइल के अंदर ये मिट्टी के अंदर बेहतर ग्रो कर सकती है। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो दीज क्रॉप्स आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी कि सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है, रबी और खरीफ सीजन्स में हम लोग जब ग्रो करवाते हैं तो उनमें रोटेशन में इन क्रॉप्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन आज भारत के अंदर जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है वो राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से पल्सेस को स्थान उतना नहीं मिल रहा। पहले के मुकाबले जो पल्सेस, मिलेट्स या ऑयल सीड्स का जो स्पेस था वो आज व्हीट और राइस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो मार्केट के अंदर उच्चतम दाम ना मिलना, कई समस्याएं हैं जो हम आगे समस्याओं को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज हमारे भारत के अंदर जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो कितने एरिया में किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेट है मेजरली जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहां पर पोटेंशियलिटी है यानी कि क्षमता कहां पर है, और कौन से स्टेट्स में अभी हम और ज्यादा बेहतर ग्रो करवा सकते हैं। बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स की, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो कि पल्सेस के लिए है, पल्सेस डेवलपमेंट स्कीम है, या टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्सेस है, ये मेजर स्कीम्स है जो केवल और केवल पल्सेस को फोकस कर और इनके प्रोडक्शन को या इनके एरिया को इंक्रीज करने की इसके तहत कोशिश की जा रही है प्रोडक्टिविटी के साथ साथ। अब देखिए, ये एक आंकड़ा है 2023 तक, 2019 से लेके, कि भारत ने टोटल इंपोर्ट कितना किया है हर ईयर में, एक्सपोर्ट कितना किया है, और प्रोडक्शन जो है वो कितना है। तो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट जरूर हुआ है, लेकिन जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था उतना इंक्रीमेंट अभी भी भारत में नहीं हो पाया है। और अगर आप इंपोर्ट का आंकड़ा देखोगे तो लगभग सेम है, यानी कि हम लोग
थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस कह सकते हो कि पिछले सालों के मुकाबले पड़ा है कि हमारा आयात कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आयात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आयात को आपका कम करना है, क्योंकि आयात जितना हम ज़्यादा करते हैं उतना ही क्या होता है, हमारी जो निर्भरता होती है वो दूसरे देशों पे बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग करने के कारण हमारा जो एक फॉरेन रिजर्व होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर एक इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ें, ताकि हम निर्यात कर सकें दूसरे देशों में, और हमारी जो फॉरेन रिजर्व है उसको इंक्रीज किया जा सके, और हमारी जो जीडीपी या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की उसको भी इंक्रीज कर सकें। अब जो भारतीय सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस 2025-26 से 2030-31 तक, इस मिशन को भारतीय सरकार ने बजट के अंदर आपका अनाउंस किया था कि हम इस स्कीम को लेकर आ रहे हैं, और अभी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट को, या ये कह सकते हो इस मिशन को अप्रूव कर दिया गया है 6 साल के लिए। 6 साल के अंदर टोटल 11,440 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है स्कीम के तहत की जाएगी, और जिसके अंतर्गत लगभग माना जा रहा है कि 2 करोड़ एडिशनल फार्मर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके तहत उनको इंप्रूव्ड सीड यानी कि बेहतर क्वालिटी के बीज को उपलब्ध करवाया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बूस्ट अप किया जाएगा, जिसके तहत वैल्यू एडिशन यानी कि जो आपका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उनकी स्टोरेज को, उसके साथ उनकी प्रोसेसिंग को और बेहतर बनाया जाए, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है उनको कम कर सकें और उनमें और ज्यादा वैल्यू एडिशन कर किसानों की आमदनी को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट आपका है 88 लाख फ्री सीड kit to strengthen the farmer to access to latest variety of pulses seed। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, एक उच्चतम गुणवत्ता का बीज उपलब्ध नहीं उनको हो पाता है, अगर होता भी है तो काफी महंगा मिलता है, जिसकी वजह से किसान का सामर्थ्य उतना नहीं होता है कि वो उस पहुंच तक जा सके। तो इसलिए यहां पर भारतीय सरकार ने कहा है कि हम लोग 88 लाख यानी कि 88 लाख फ्री सीड किट जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाएंगे समय समय पर, और जिसके तहत उनको एक उच्चतम गुणवत्ता का सीड भी मिलेगा, और इसके अंदर फ्री अवेलेबल होने के कारण आपकी किसान की जो लागत है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको भी प्लान किया जा रहा है, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है यानी कि फसल की कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए 1000 प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाए जाएंगे, और 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर फ्रॉम फार्मर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर ऑन मिनिमम स्पॉट प्राइस। अब ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार के द्वारा सरकारी खरीद की जाएगी, किसकी, इन 3 दालों की। कौन कौन सी, तुर यानी कि अरहर, उड़द यानी कि जो आपकी काली उड़द हम कह सकते हैं, या काला, क्योंकि उड़द की दाल आप लोग जो है मूंग के जैसी ही होती है, लेकिन उसका कलर लगभग ब्लैक होता है, और मसूर यानी कि जो लेंटिल की दाल है, इन तीनों दालों को 100% आपका क्या किया जाएगा, प्रिक्योर किया जाएगा, यानी कि सरकारी खरीद इन फसलों की जाने वाली है भारतीय सरकार के द्वारा। और किसके अंडर में की जाएगी, तो नेफेड और एनसीसीएफ, ये 2 एजेंसीज हैं जो इन दालों की क्या करने वाली है, सरकारी खरीद करने वाली है, और वो भी किस मूल्य के ऊपर, जो भी भारतीय सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी। जैसे आज गेहूं और चावल की खरीद की जा रही है, उसी के तर्ज पर ये जो दालें हैं, इन तीनों दालों को भारतीय सरकार के द्वारा खरीद किया जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंप्लीमेंट कितना बेहतर हो पाएगा, है ना। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन बढ़ता हूं मैं आगे। देखो, इसके लिए जो मिशन हाईलाइट मैंने यहां पर अभी बताया कि 11,440 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और गोल रखा गया है कि 2030-31 तक आपका कितना प्रोडक्शन हमने बढ़ाना है। तो 350 लाख टन प्रोडक्शन करना है, 310 लाख हेक्टेयर एरिया यानी कि एडिशनल 35 लाख हेक्टेयर एरिया, और यील्ड यानी कि उपज को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेकर जाना है, और 2 करोड़ किसानों को और ज्यादा हमें जो है फायदा पहुंचाना है। अब बात करें इसके अंदर, तो मेजरली किस किस चीज पर फोकस किया जा रहा है, तो सबसे पहले सीड एंड रिसर्च। तो मैंने अभी आपको कहा कि 88 लाख यानी कि 88 लाख फ्री सीड किट किसानों को दी जाएंगी। इसके साथ साथ 126 लाख क्विंटल का सर्टिफाइड सीड जो है वो 370 लाख हेक्टेयर एरिया के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर सीड प्रोडक्शन उपलब्ध नहीं हो पाए, क्योंकि देखो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के अंदर व्हीट और राइस के ऊपर बहुत ज्यादा हमने रिसर्च कर रखी है, इतना डेवलपमेंट कर लिया है, इतनी मैकेनाइजेशन या फिर इतनी
इतनी हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लिया है और बहुत सारी इंप्रूव वेराइटीज हमने डेवलप कर ली है, लेकिन पल्सेस की बात करें, ऑयलसीड की बात करें या बाकी जो आपकी अदर क्रॉप्स हैं उनके लिए बात करें, तो आज भी भारत में उतना रिसर्च और डेवलपमेंट उन क्रॉप्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे भारत का जो उपज है इन फसलों का वो बहुत कम हो चुका है और उत्तम गुणवत्ता के बीज भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है, तो यहां पर आईसीआर जो बेस्ड ब्रीडर सीड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और साथ ही पोर्टल के थ्रू उनको मॉनिटरिंग भी की जाएगी, तो जिसके तहत मैंने अभी आपको कहा कि जैसे उच्चतम गुणवत्ता के बीज, हाई यील्ड यानी कि ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज, और इसके साथ साथ में पेस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट यानी कि कीड़े और जो बीमारियां हैं उनको रेजिस्ट, उनकी प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों को जो है उपलब्ध करवाया जाएगा, और एज वेल एज क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी यानी कि जो हमारी मौसम जो है उनके प्रतिकूल जो किस्में होंगी उनको भी उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार हमारे मौसम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है, जिसके तहत गर्मी बढ़ती जा रही है और ओवरऑल जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण सीड जो है वो जर्मिनेट भी नहीं हो पाता है। अगर जर्मिनेट यानी कि वो उग भी जाता है तो अंकुरन होने के बाद भी वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहां पर अब जो किस्में उपलब्ध करवाई जाएंगी उनको डेवलप किया जाएगा, तो वो अब इस क्लाइमेट के अगेंस्ट में जो मौसम है उसके प्रति जो है अपने आप को सक्षम कर पाएंगी कि उस प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को बेहतर उत्पादन दे सके और एक अच्छा जो है प्रोडक्शन किसान को मिल सके। एरिया एक्सपेंशन जिसे मैंने कहा आपको, तो यहां पर राइस फैलो या डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फोकस किया जाएगा। मतलब सिंपल सा फंडा है कि भाई जो राइस के बाद जमीन आपकी कुछ समय के लिए खाली रहती है या उससे पहले आपका लैंड खाली रहता है, या इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे डाइवर्सिफिकेशन मतलब जितना एरिया आपका बाकी फसलों के अंदर है उसको आपका शिफ्ट किया जाए किसके अंदर, जो है पल्सेस के लिए, क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में पल्सेस हमारे ना कि केवल खाने के लिए जरूरी है बल्कि ये हमारे पर्यावरण का या डाइवर्सिफिकेशन का और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे है, देखिए दालों को हम जब उगाते हैं तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 78% उपलब्ध है। अब वो पौधे डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन लेग्यूम क्रॉप के अंदर जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं इनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, और इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि जीनस राइजोबियम जिसका है, और उससे बिलोंग करने वाले जितने भी बैक्टीरिया राइजोबियम, जैसे हम लेग्यूमिनोस्पेरम की बात करते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर हवा से जो नाइट्रोजन है उसको सोइल में फिक्स करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन आपके पौधों को उपलब्ध हो पाती है और हमें यूरिया जैसे जो खतरनाक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं जिनकी अब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है, जल प्रदूषित होता जा रहा है, हमारी हवा प्रदूषित होती जा रही है, तो वो प्रदूषण आपका कम होगा और इसके साथ साथ में जो किसान को यूरिया डालने के लिए एक लागत भी यहां पर इन्वेस्ट करनी पड़ती है तो उनकी लागत भी कम होगी, यानी कि ओवरऑल उत्पादन लागत कम होगी तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और एक आपका एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दुरुस्त होगा, बेहतर होगा, डाइवर्सिफिकेशन वहां पर आएगा, विविधीकरण जो है फसलों का वो बढ़ पाएगा, तो उसमें हमारे लिए बेहतर हो पाएगा। तो यहां पर हम इंटरक्रॉपिंग के थ्रू भी यानी कि फसलों के बीच में जो जगह बच जाती है वहां भी दालों को लगा सकते हैं, जैसे कि शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल के अंदर काफी ज्यादा स्पेस उपलब्ध होता है, काफी जगह उपलब्ध होती है, वहां भी बीच में इनके पौधों की जो लाइनें हैं वो ग्रो करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा कॉटन के अंदर भी स्पेस होता है, मेज में भी स्पेस होता है, वहां भी दालों को उगाया जा सकता है। एज वेल एज डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने अभी आपको कहा, और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी किसके थ्रू, आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा और स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर में यहां पर ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। अब देखिए यहां जो है मैं थोड़ा सा एक अपनी तरफ से एडिशनल बोलना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने यहां पर यह कहा है कि हम इनके थ्रू ट्रेनिंग देने वाले हैं और यही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमारे देश का लैकिंग पॉइंट है। हमारे देश में ना एक्सटेंशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। सरकार ने तो ये दावे किए हैं कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो दावा है मैं यहां पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाता हूं, क्योंकि देखो एक नागरिक होने के नाते हमारा सबका एक अधिकार बनता है कि हम क्वेश्चन करें, क्योंकि भारत में क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो एक्सटेंशन वर्कर है, सारे नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनको खुद को उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी किसान को होती है, और इसके बावजूद वो उन
उन किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर आते हैं, तो वो एक बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भाई वो लोग कैसे उनको ट्रेन कर पाएंगे, उनको खुद को जानकारी नहीं है, खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो लोग नहीं रखते हैं, और फिर भी वो ट्रेनिंग वहां पर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा करने से हमारा नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो इसलिए जरूरी है कि प्रेजेंट टाइम में सरकार के द्वारा एक अच्छा स्टेप लिया जाए, और यहां पर सबसे पहले जो ट्रेनर देने वाले हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, और अच्छे लोगों को किसानों के सामने एक बेहतर ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर, तो इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको कहा था कि 100 प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाया जा रहा है, जिसके अंदर 25 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस को कम करने के लिए इसको यहां पर फोकस रखा गया है, और वैल्यू एडिशन करने के लिए भी, यानी कि उन दालों के अंदर आपका जो है कुछ और उत्पाद बनाकर और उनको मार्केट के अंदर उपलब्ध करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है मार्केट सपोर्ट, जो मैंने अभी आपको कहा कि किसान की जो, अब देखो दालों के लिए किसान ऐसा नहीं कि उगाना नहीं चाहता, लेकिन अगर एक उचित दाम जब किसान को नहीं मिल पाता, तो किसान की मजबूरी हो जाती है कि वो केवल गेहूं और जो धान की फसल है उनको उगाता है, क्योंकि वो मार्केट के अंदर बिक जाती हैं और ज़्यादातर उसकी सरकारी खरीद की जाती है, जैसे हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करिए, सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि जैसे हम यहाँ पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको देने वाले हैं। इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर 2 स्कीम है। मध्य प्रदेश में स्कीम है भावांतर भरपाई, भावांतर भुगतान योजना, और भावांतर भरपाई योजना जो है हरियाणा के अंदर है। अब इनके तहत क्या होता है कि अगर किसान कम रेट पर अपनी फसल बेचता है, तो वहां पर सरकार दावा करती है कि राज्य सरकार के द्वारा आपको जो है उतना पैसा दिया जाएगा जितने कम दाम पर आपने फसल बेची है। तो अब भावांतर भरपाई योजना के तहत वहां की जो सोयाबीन की फसल है वो आती है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब वहां का किसान काफी ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहा है, क्योंकि उसकी फसल उतने उचित दाम में नहीं बिक पा रही है। तो अब प्रेजेंट टाइम में हमें यह देखना पड़ेगा कि किसान को एक उचित दाम मिल सके। तो यहां पर सरकार ने अभी दावा किया है कि हम इन 3 दालों को, तुर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल को MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अगले 4 साल के लिए सरकारी खरीद पर उसको जो है खरीदा जाएगा, और इंप्लीमेंटेशन जो है उसको 2 एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है। एक का नाम है नेफेड और दूसरी का नाम है NCCF, और ग्लोबल प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहां पर जो है फॉलो किया जाएगा। तो मतलब एक अच्छा है इनिशिएटिव यहां पर अगर लिया जाता है, क्योंकि अभी तक किसान जो है इन समस्याओं का सामना सबसे ज्यादा करता है। किसान को एक उचित दाम ना मिलने के कारण किसान इन फसलों को छोड़ता जा रहा है, और ज्यादातर उसने केवल और गेहूं और मतलब जो चावल की फसल है उनके ऊपर डिपेंडेंट रह चुका है। तो ये हमारा इस मिशन के बारे में था। लेकिन इस मिशन के अलावा एक नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हमने जो बात की थी पल्सेस के लिए, उसके अंतर्गत भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसके तहत जैसे आपका जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन है पल्सेस का, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 150 सीड हब क्रिएट किए गए हैं ICAR इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अंडर में, और यहां पर आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कृषि विज्ञान के अंदर, जहां पर आपके सर्टिफाइड सीड को प्रोडक्शन किया जाएगा। क्योंकि पल्सेस का जो मैंने कहा था ना कि बीज प्रॉब्लम है, तो बीज उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी है। तो बीज को उपलब्ध करवाने के लिए उसका प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है ना, तो उत्पादन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड मिनी किट, जैसे मैंने अभी कहा कि जो हमारा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, उसी मिशन के अंतर्गत जैसे वहां पर आपका फ्री सीड किट अवेलेबल करवाई जा रही है। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत भी क्या है कि फ्री सीड किट जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाई जाए, वेल क्वालिटेटिव सीड्स की। इसके अलावा ICAR KVK और SUV यानी कि SAU यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर किसानों को जो इंप्रूव्ड वेराइटीज हैं या इंप्रूव्ड जो पैकेज और प्रैक्टिसेस हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, ताकि किसान उनको यूज कर प्रयोग में लाकर और उससे मैक्सिमम यहां पर फायदा ले सके। असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल सीड एजेंसीज टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड सीड ऑफ लेटेस्ट वेराइटीज ऑफ पल्सेस। यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो उच्चतम गुणवत्ता के जो अभी के जारी जो सीड हैं उनको किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। और इसके अलावा एक न्यू स्कीम इंटरक्रॉपिंग ऑफ पल्सेस विद शुगर केन, इसको भी यहां पर गुजरात, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां पर यानी कि कह सकते हो आपका शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, वहां पर 18-19 से लेके 19-20 के बीच में एक स्कीम आपकी जो है लॉन्च की गई थी कि भाई आपके शुगर केन के बीच में जो जगह खाली होती है वहां पर पल्सेस यानी कि दालों का उत्पादन किया जाए। स्पेशल एक्शन प्लान फॉर इंक्रीजिंग द पल्सेस प्रोडक्टिविटी वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 2019-20 2019-20 के दौरान क्या किया गया, भारतीय जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत आपकी जो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी है यानी कि फसल की जो पल्सेस की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रति यूनिट एरिया के अंदर जो है एक स्पेशल एक्शन प्लान भी लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा लॉन्च द टारगेटिंग राइस फैलो एरिया
प्रोग्राम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इन 11 स्टेट, यानी कि जो राइस फैलो एरिया है, राइस के बाद जो जमीन खाली रह जाती है तो उस समय वहां पर दालों का यानी कि पल्सेस का प्रोडक्शन किया जाए, तो 11 स्टेट्स के लिए इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये सारे के सारे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पल्सेस के अंडर में है, ये इनिशिएटिव लिए गए हैं, है ना। तो पहले के मिशन है, ये आज का नहीं है, बस मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि भाई हमारा वो मिशन जब चल रहा है तो उसके अंतर्गत एक दो बातें और भी आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले सरकार कौन कौन से स्टेप ले चुकी हैं। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका अभी जो मैंने कहा कि 2030-31 तक का क्या टारगेट रखा है, तो आपका 350 लाख तक का प्रोडक्शन एरिया इंक्रीज करना, यील्ड यानी कि उपज को बढ़ाना, और इंपोर्ट यानी कि जो हमारी आयात पर निर्भरता है उसको कम करना, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना, बचाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। क्योंकि देखो अब जैसे हमने कहा कि भाई प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, वैल्यूडेशन किया जाएगा, नई वेराइटीज को प्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सटेंशन वर्कर को यहां पर लगाया जाएगा, तो अब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो लोग इससे जुड़ेंगे तो उनको भी एक बेहतर रोजगार मिल पाएगा और देश की इकोनॉमी भी यहां पर क्या होने वाली है, बूस्टअप होने वाली है। और इसके अलावा जो मैंने भी आपको बताया था कि आपका एनवायरमेंटल बेनिफिट यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की जो आपकी उर्वरक क्षमता है या ये कह सकते हो जो उसकी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और हमें जो निर्भरता है आपके केमिकल्स के ऊपर या केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर वो भी आपकी कम होने वाली है। और क्लाइमेट रेजिलियंस, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका पर्यावरण में है सुधार भी यहां पर होने वाला है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक रिपोर्ट है इसी पल्सेस की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, तो 2025 के अंदर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अंतर्गत सबसे पहले तो यहां पर स्ट्रेटजीज के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े इनके द्वारा दिए गए थे कि पल्सेस सेक्टर जो है वो अब तक लगभग 5 करोड़ किसानों को सपोर्ट करता है, यानी कि सहायता करता है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2015-16 के अंदर जो आपका 16.35 मिलियन टन था, वो अब कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, मतलब ये कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एफर्ट्स प्रोडक्शन इंक्रीज टू 2022-23 तक कोशिश की थी कि 26.6 मिलियन टन तक बढ़ाया जाए, और जो इंपोर्ट था वो आपका पहले लगभग कह सकते हो कि 6 मिलियन टन था। तो अब कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों के अंदर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी लगभग 38% इंक्रीज हुई है, इंपोर्ट आपका 29% इंक्रीज हुआ है, सॉरी पहले 29% था जो कि 10% आपका हो चुका है। तो हमारा कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह कहना चाहती है कि पहले के मुकाबले हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी भी आंकड़ा बहुत दूर है और उसे हमें छूना है कि हम पूर्णतः रूप से दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना बंद हो जाएं और हम एक नेट एक्सपोर्टर के रूप में सामने निकल कर आए, यानी कि हम लोग निर्यात ज्यादा से ज्यादा कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इसका उत्पादन हमारे देश के अंदर किया जाए। अब बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेटजीज फ्रेमवर्क को फोकस किया जा रहा है दो प्रकार से, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि भाई देखो हमारे पास देखो एरिया जो है ना वो तो लिमिटेड है, क्योंकि अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग भारत के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, हमारा जो क्षेत्रफल है उतना ही रहेगा। और जो हमारी खेती योग्य भूमि है वो पिछले सालों के मुकाबले कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिक्रीज भी हुई है। उसका कारण क्या है, क्योंकि शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है और विकास के नाम पर भी बहुत सारी जो हमारी एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती योग्य भूमि थी उसको एक्वायर किया गया। अब इसके तहत हमें यह ध्यान करना पड़ेगा कि कम क्षेत्र को कैसे और बढ़ाया जा सकता है। तो कम क्षेत्र को ऐसा तो है नहीं कि जमीन हम लोग और ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे और घरों को तोड़कर वहां पर आपका जो है खेती कर ली जाएगी। इसमें क्या होगा कि हम लोग यहां पर जो एक तो राइस फैलो एरिया है जो हमने अभी बात की थी, एक तो उसको यूज किया जाए, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाए, यानी कि जो बाकी फसलें जैसे राइस और वीट का एरिया है उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए। कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि देखो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो उनको भी अनाज उपलब्ध करवाना है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि वहां पर भी एक फूड सिक्योरिटी जरूर मेंटेन रखें, और उसके साथ साथ आपका डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं जो अभी आपको बताया गया था, जिससे तहत क्या होगा कि आपके क्षेत्रफल में थोड़ा सा सुधार होगा और इसके साथ साथ पर यूनिट एरिया के अंदर भी आपके प्रोडक्शन को फोकस किया जाए। वर्टिकल एक्सपेंशन में मेनली फोकस किया जा रहा है यील्ड के ऊपर, यानी कि उपज को कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, इंप्रूव वेराइटीज और हाइब्रिड वेराइटीज को हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा है सीड ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि जो सीड आपका अंकुरित किया जा रहा है वो एक बेहतर बीज होना चाहिए और उस बीज को पहले से ही हम लोग ट्रीटमेंट करें ताकि उसके अंदर जो फंगस वगैरह हैं या बीमारियां हैं वो उत्पन्न ना हो और एक बेहतर पौधा आपका वहां पर डेवलप हो सके। इसके अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और पेस्ट और वीड मैनेजमेंट के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि हमारी फसल को बचाने के लिए कीड़ों से, बीमारियों से
या जो एक आपकी प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियां हैं उनसे बचाने के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पानी जो कि एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है किसी भी फसल को उगाने के लिए, उसको भी आपका जो है कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के पॉसिबल नहीं कि फसल को लगाया जाए। तो कम से कम पानी के साथ कैसे हम एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, तो यहां पर मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज को फॉलो करके हम लोग एक बेहतर प्रोडक्शन यहां से ले सकते हैं। बात करें तो मॉडर्न सोइंग टेक्निक जैसे हम इनको भी यूज कर सकते हैं। इंप्रूव्ड जो आपकी टेक्निक है जिनको यूज करेंगे तो कम सीड रेट के साथ हम एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। प्रॉपर स्पेसिंग्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर आपकी की रिकमेंडेशंस इस रिपोर्ट के तहत जो फॉलो अप की गई हैं उनकी बात अगर हम करते हैं तो एरिया रिटेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एरिया जो है जितना हम लोग इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन फॉलो कर सकते हैं, और एग्रो इकोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज यानी कि मतलब जैसे रीजन बेस्ड या ज्योग्राफिकल कंडीशन बेस्ड जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनको हम अडोप्ट करें। और एज वेल एज ये भी ध्यान किया जाए जैसे सीड डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जा रहा है वो आपका रिक्वायर्ड जो किसान है उन लोगों तक पहुंचे। और इसके साथ एक चीज और भी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सीड है जैसे हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ट्रीटमेंट किट्स भी हम लोग उपलब्ध करवाएं, ताकि क्या है कि जो सीड आपका उपलब्ध करवाए या तो ट्रीटेड होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, या फिर अगर हम ट्रीटमेंट किट्स को उपलब्ध करवा देंगे जो किसानों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट सीड है वो बेहतर तरीके से ट्रीट करके उसकी सोइंग कर पाएंगे ताकि उत्पादन भी ज्यादा होगा। क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स और डेटा लेड मॉनिटरिंग एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो आपका डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज है उनको भी फॉलो किया जाए। अगर बाई चांस किसान जो है किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, कोई बीमारी आती है या कोई किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति वहां पर चाहे वो बायोटिक फैक्टर के कारण या एबायोटिक फैक्टर के कारण आ रही है, तो उनको टाइमली मैनेज किया जाए और जो होने वाले नुकसान है उससे पहले किसानों को अवगत करवाया जाए और एक बेहतर प्राइस मार्केट के अंदर जो है किसान को मिल सके, जो कि बहुत जरूरी है ताकि किसान वहां से मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका ले सके। और इसमें जो रिपोर्ट है नीति आयोग की उसके अनुसार 2030 तक का और 2047 तक का ये विजन रखा है। ये जो विजन है वो आपका जो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन की हम लोग बात कर रहे थे 6 साल के लिए, उससे अलग है। ये यहाँ पर नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2 विजन रखे हैं, एक 2030 तक का विजन है, एक 2047 तक का विजन है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में देखे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 30.59 मिलियन टन प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करना है, गवर्नमेंट का ये एस्टिमेशन है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हमारी क्षमता तो है 48.44 मिलियन टन करने की, लेकिन हम एटलीस्ट 30.59 मिलियन टन करेंगे और इसमें हमारा जो इंपोर्ट है यानी कि आयात है उसको कम करेंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। दूसरा है लॉन्ग टर्म 2047 तक का जो विकसित भारत का भी सपना है, भारत का आत्मनिर्भरता का भी सपना है भारत का, उसके तहत 45.79 मिलियन टन यानी कि 45.79 मिलियन टन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट रखा है कि हम 2047 तक इतना उत्पादन दालों का कर लेंगे। लेकिन हमारी जो क्षमता है वो तो इतनी है 63.64 मिलियन टन यानी कि हम 63.64 मिलियन टन का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम इतना तो कर ही लेंगे जिसके तहत हमारी जो फूड सिक्योरिटी है यानी कि आपकी जो खाद्य सुरक्षा है वो भी एक प्रकार से मेंटेन रहेगी। हमारा जो न्यूट्रिशन है चाहे वो सोयल की बात करें या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो दोनों भी मेंटेन हो पाएंगे। हमारा एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। और ये सब यहां पर जरूरी है क्योंकि देखो सबसे पहले देखा जाए तो इनिशिएटिव्स यहां पर बहुत लिए जाते हैं सरकार के द्वारा और सरकार समय समय पर कोशिश भी करती है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम थोड़ा सा आंकड़ों को देखते हैं तो मन में एक भय जो है वो जरूर आता है। जैसे अभी रिसेंटली आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसके तहत लगभग हर रोज 29 फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जब आंकड़े सामने आते हैं तो बड़ा मतलब अंदर से डर लगता है कि यार ऐसी स्थिति किसान की क्यों होती जा रही है। जो किसान इस देश का अन्नदाता है और जो इस किसान को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, वो किसान लगातार इन भयावह स्थितियों के कारण इस कर्जे के नीचे दबकर क्यों अपने आप को खत्म कर लेता है, क्यों सुसाइड कर लेता है। तो ये हमें चीजें समझनी पड़ेगी और आने वाले समय के अंदर कैसे बेहतर तरीके से इसको आगे लेकर जा सकते हैं। ये जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, इनको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर और ज्यादा गौर करना पड़ेगा और हमारे एक्सटेंशन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको ये स्कीम का पूरा विवरण या पूरी की पूरी जानकारी, प्रस्तुति कैसी आपको लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसी प्रकार के और भी अच्छे कंटेंट को हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि इन वीडियोस को बेहतर तरीके से आप लोगों तक रखा जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।